एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पायरेंट्स नॉलेज हब मॉक टेस्ट सीरीज में आज की क्लास में हम करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 15। हरियाणा ग्रुप डी मॉक टेस्ट की सीरीज हमने चला रखी है। 14 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे 15 नंबर का। ये प्रैक्टिस सेट है, ये HSSC के पैटर्न पर तैयार किया गया है। जो आपका फाइनल पेपर आएगा ग्रुप डी का, उसी आधार पर 100% इसके अंदर पूछे जाएंगे और सभी का डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और भी बाकी स्टडी मटेरियल की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हम शुरू करते हैं ग्रुप डी के लिए। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 100% करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहला जो सवाल है इसमें दिया है वो रीजनिंग का है, कथन और निष्कर्ष का। इसमें दिया है कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। तो ये हम ऐसे बनाते हैं, देखो कोई भी बी ए नहीं है, ये बी हो गया और ये सर्कल में क्या हो गया ए। कोई भी बी ए नहीं यानी कि बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी सी बी नहीं है तो ये सी हो गया और सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है। ये इसमें दिया गया है। निष्कर्ष क्या है कि कोई भी सी ए नहीं है। देखो कोई भी सी ए नहीं है, सी से ए के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। सी से ए के बारे में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं दिया, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है कि कोई भी ए बी नहीं है। देखो कोई भी बी ए नहीं है, बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं जाएगा। लेकिन ये देखो कोई भी ए बी नहीं है, अब बी से ए तक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ए से बी भी नेगेटिव ही रहेगा। तीसरा है कि कुछ बी सी नहीं है। देखो बी से सी का नेगेटिव रिलेशन इसने दिया है तो ये भी नेगेटिव इसमें दिया गया है। यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष ये बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निष्कर्ष 2 और 3 दोनों का अनुसरण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने 2025-26 फसल स्तर में खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। What target has the government of India set for food grain production into 25-26 crop season? तो इसमें देखो भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 354.64 मिलियन टन रखा है खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथ में रबी अभियान के लिए 362.5 मिलियन टन निर्धारित किया है। ठीक है, देखो खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है किस क्वेश्चन के अंदर, तो उसका आंसर कितना आएगा, 354.64 मिलियन टन। लेकिन रबी मौसम लक्ष्य है वो रखा गया 362.5 मिलियन टन और रखा है कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा घोषित किया गया है। इसे प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 364.64 मिलियन टन। तो पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 354.64। तीसरा प्रश्न करिए, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है। सबसे कम उम्र की सरपंच, देखो इसमें दो नाम थे, एक है अंजू तंवर। अंजू तंवर जो हरियाणा के खुडाना गांव से बनी है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अंजू तंवर है। दूसरा कौन सा नाम है, दूसरा है हिसार से रेखा रानी। देखो 2016 में चुनी गई थी फतेहाबाद जिले की रेखा रानी 21 साल की उम्र में। सेम महेंद्रगढ़ में भी जो अंजू तंवर चुनी गई है वो भी 21 साल के है, ध्यान रखना। अंजू तंवर अपना नाम ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खुडाना गांव से है और ये हिसार से है रेखा रानी। तो फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी रेखा रानी। प्रश्न नंबर 4 है कि हरियाणा 6 मंडलों में बड़ा 6 डिवीजन है तो कौन सा एक डिवीजन नहीं है। 6 डिवीजन है हरियाणा के अंदर, 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले हैं वो देखते हैं पहले। देखो ये हरियाणा के 6 मंडल हैं और उनके जिले हैं। देखो पहला है अम्बाला डिवीजन, इसमें है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। दूसरा है गुड़गांव डिवीजन, ये है गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। पहले फरीदाबाद के अंदर था, फरीदाबाद से अलग होकर बना है ये। तीसरा हिसार डिवीजन, इसमें है हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा और एक हांसी भी इसी में है, हांसी।
अगला है रोहतक मंडल, इसमें है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। करनाल डिवीजन में है करनाल, पानीपत और कैथर। और लास्ट है फरीदाबाद, फरीदाबाद है फरीदाबाद, पलवल और नूंह। 6 डिवीजन है, 6 का 6 का नाम ध्यान रखना और किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिटेल याद रखनी। तो देखो रोहतक भी डिवीजन था, गुड़गांव भी था और करनाल भी, ये तीनों डिवीजन है। सोनीपत एक डिवीजन नहीं है, तो सोनीपत आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 4 का। आगे है 5 नंबर और ये गणित का सवाल दिया है इसमें। ये दिया है देखो 0.04 रेशियो 0.06 और ये इसके बराबर है, यानी कि 0.04 बटे 0.06 ये बराबर रखना है 0.06 बटे में ए का मान हमें निकालना है। तो देखो काट मत देना, 6 से 6 काट दो कोई, ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.06, नीचे आ जाएगा 0.04, ये कट ए आ जाएगा ऊपर। तो हमारा ए का मान क्या आएगा 0.06 गुणा में 0.06 बटे में 0.04। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी, इसको हटाएंगे तो नीचे 100, इसको हटाएंगे तो नीचे भी 100। ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल, अदरवाइज ये सेम कट जाएंगे आपस में ही। तो 100 से 100 कट जाएगा, 6 छंग 36 बटे नीचे है 4 गुणा में 100, 4 निम 36, 9 बटे 100 कितना आएगा 0.09, 0.09। शॉर्टकट क्या है इसका भाई, देखो 4 बटे 6 और ये है 6 बटे ए, पॉइंट छोड़ दो, 6 छंग 36, 36 को 4 से भाग करोगे तो 9, एक ही ऑप्शन में 9 दिया है, एक ही ऑप्शन में 9 दिया, तो हमें ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं कितने इनके बाद पॉइंट आएगा नहीं आएगा, समझ गए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 दिया आगे, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 किलोग्राम है, ये नहीं बता रखा कितनी लड़की है। बाद में 53.2 किलोग्राम, 54.6, 52.8 और 54 किलोग्राम की 4 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी। देखो उसके बाद कक्षा का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ गया, 4 लड़की गई अलग अलग वेट की, इसके बाद एवरेज बढ़ गया 275 ग्राम क्लास का औसत। तो शुरुआत में क्लास में कितनी लड़कियां थी ये बताओ, शुरुआत में यानी कि ये 4 लड़की मिलाकर टोटल क्लास में कितनी लड़कियां थी वो बताना है। तो इसमें देखो शुरू में हमने मान ली क्लास में n लड़कियां थी, n टोटल नंबर ऑफ लड़की n थी, उनका एवरेज वेट दे रखा 56.4 किलोग्राम, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 56.4 गुणा में n, ये टोटल वेट हो गया सभी लड़कियों का। इसके बाद 4 लड़कियां गई, उनका वेट कितना था, एक का 53.2 था, एक का 54.6, एक का 52.8 और एक का 54, यानी टोटल 214.6 किलोग्राम वजन चला गया। 4 लड़कियां गई ना, तो अब लड़कियां कितनी रह गई, टोटल लड़की n थी, 4 लड़की चली गई, कितनी लड़की बच गई अब n-4, ठीक है। अब एक लाइन और दे दी कि इनका वजन जो है एवरेज 275 ग्राम बढ़ गया, यानी कि 275 ग्राम का मतलब होगा 0.275 किलोग्राम, भैया 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है ना, 275 ग्राम हो गया 0.275 किलोग्राम, तो एवरेज बढ़ गया 0.275 किलोग्राम। एवरेज था पहले लड़कियों का 56.4, अब 0.275 बढ़ गया तो कितना होगा 56.675 किलोग्राम। अब ये सारी क्लास का एवरेज हो गया नया 56.675। अब हमें सोल्व करना है सारी क्लास का और इन लड़कियों के हिसाब से। तो देखो 56.4 गुणा में n, ये टोटल वजन था सभी लड़कियों का, इसमें से 4 लड़कियों का टोटल वजन घटा दिया 214.6, अब नया एवरेज बन गया 56.675, कितनी लड़कियों का n-4 लड़कियों का। भाई ये n लड़कियों का था, उसमें से 4 लड़कियों का वजन घटा दिया, सेम यहीं पर क्या है, ये n लड़कियों का नया एवरेज था n-4 लड़कियों का, बात बराबर है, दोनों साइड n एक साइड कर लो और ये सारी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 12.1 बटे में 0.275, यानी कि n का मान कितना आएगा 44, और n क्या है, ये वही लड़कियां है जो हमने एक बार बिल्कुल शुरू में मानी थी। तो सबसे पहले क्लास में कितनी लड़कियां थी 44, 4 लड़की जाने के बाद अब कितनी बच गई 40, लेकिन हमसे पूछा कितना पहले कितनी थी, तो 44 ही आंसर हमारा हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का क्या उत्तर हो जाएगा 44, 40 नहीं करना, ध्यान रखना 44 आएगा। इसने पूछा शुरुआत में कितनी लड़की थी, अगर ये पूछा ना बाद में कितनी बची जब 40 उत्तर आता, अब शुरुआत में पूछा तो शुरुआत में 44 थी। प्रश्न नंबर 7 है, चंडीगढ़ में स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन, चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1967 में बनाया गया था, 1967 में
एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है गुलाब का बगीचा है, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में स्थित है। 1967 में बनाया गया था। आगे क्या दे रखा है इसमें इंपॉर्टेंट, 1967 में चंडीगढ़ का पहला जो मुख्य आयुक्त था डॉक्टर MS रंधावा, उनके मार्गदर्शन में बनाया गया था। 30 एकड़ से अधिक भूमि में तैयार किया गया था। 1600 अलग अलग प्रजातियों के 50,000 गुलाब के पौधे यहाँ पर हैं। जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, 1967 में ये बनाया गया था, 1967। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 1967। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर है। योर शर्ट लुक्स सो गुड वेयर यू बोट इट। देखो बोट इट वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट के भी पॉजिटिव जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो बोट की जगह क्या आएगा, बाई, और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। तो वेयर डिड यू बाई इट, ये वेयर यू बोट इट नहीं आएगा, ये आएगा वेयर डिड यू बाई इट, आपने इसको कहाँ से खरीदा था। ऑप्शन सी के अंदर एरर है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भिवानी के अंदर यह शुरू हुआ था 1970 के अंदर, 1970। प्रश्न नंबर 10 दिया है, उसके पास शायद खालिस्तान रिक्त है, इसमें क्या उपसर्ग लगाने से अर्थ बदल जाएगा। रिक्त जो शब्द है इसके अंदर क्या एक हम उपसर्ग लगाएं ताकि इसका अर्थ बदल जाए। उसके पास शायद रिक्त है, क्या रिक्त है, कोई मतलब ही नहीं आ रहा। रिक्त क्या, कि सही रिक्त, सही रिक्त कुछ नहीं होता, गतिरिक्त नहीं होता, अतिरिक्त होता है। उसके पास शायद अतिरिक्त है, भाई कोई भी चीज हो उसके पास शायद अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा है, तो कौन सा उपसर्ग लगेगा, अति, अतिरिक्त एक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 11, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, ये हरियाणा तो ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट ये वेस्ट। यहाँ पे है पंचकुला, यहाँ पे है मेवात, यहाँ पे है सिरसा और यहाँ पे है यमुनानगर। तो सबसे उत्तर में है यमुनानगर, सबसे दक्षिण में है मेवात, सबसे पूर्व में है यमुनानगर और सबसे पश्चिम में है सिरसा। चारों ही ध्यान रखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, पंचकुला। प्रश्न नंबर 12 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती। देखो पानीपत की तीनों लड़ाइयां महत्वपूर्ण, मैं तीनों एक बार आपको फटाफट से ब्रीफ में दिखा देता हूं। देखो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीता था, लोदी मारा गया था, लोदी वंश खत्म हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, पहली लड़ाई 1526 में, 21 अप्रैल 1526। उसके बाद आ गई दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई कब हुई थी, यह हुई थी 5 नवंबर 1556, 30 साल बाद में ही। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, अकबर की साइड से कौन लड़ा था, बैरम खान लड़ा था। अकबर जीत गया था, हेमचंद्र हार गया था, फिर मुगल मजबूती से आ गए थे भारत में। फिर हुई थी पानीपत में तीसरी लड़ाई, ये कब हुई थी, ये हुई थी 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठा सदाशिवराव भाऊ ये हार गए थे। ठीक है, इससे भारत में मराठा हार गए, तो इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तीनों लड़ाइयां थी। तीसरी लड़ाई में कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो प्रश्न नंबर 12 में ये पूछा तीसरी लड़ाई किसने जीती, तो जीती थी अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कथन और कारण दिया है। कथन और कारण, कथन दिया है कि समुद्र तल के निकट मैक नंबर होता है, जो स्पीड होती है उसमें उसको नापते हैं मैक। मैक संख्या 1 ये होती है साउंड की स्पीड के बराबर। भाई जो साउंड की स्पीड है उसको 1 मैक माना जाता है, उसके हिसाब से आगे डिसाइड किया। तो समुद्र तल के निकट मैक नंबर 1 की स्पीड से जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। कारण है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम में के ताप पर निर्भर करती है, यानी कि ए जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक 1 स्पीड नियर द सी लेवल फ्लाइज। ये देखो यहाँ पर अधिक है, यहाँ पे स्लोअर, तो यहाँ पे लिख लो फास्टर।
ये फास्टर आएगा, यहाँ पे स्लोअर गलत है। फास्टर देन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर, मैक नंबर इक्वल टू 1 एट सी लेवल। सेकंड रीजन दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडिया। देखो कारण समझ लो, इसमें लिखा है जो साउंड की स्पीड होती है ना, ये जो आसपास का जो भी मीडियम है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब ऊपर दे रखा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो समुद्र तल के पास उड़ रहा है और एक है धरती से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, दोनों की स्पीड है 1 मैक। तो ये बताओ इनमें से तेज कौन सा उड़ेगा। देखो स्पीड तो नॉर्मली बराबर दे दी 1 मैक, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड में फर्क है। क्यों? क्योंकि ये साउंड की स्पीड के बराबर हो गया 1 मैक। मैक नंबर जो होता है, देखो मैक जो होती है, मैक वैल्यू वो होती है एयरक्राफ्ट स्पीड अपॉन में टोटल जो एयर की स्पीड होती है, वो जो साउंड की स्पीड है वो। तो साउंड की स्पीड होती है वो 1 मैक मानी जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो अब इसने यही कहा है कि ये दोनों बराबर ऊंचाई, मतलब दोनों की ऊंचाई में फर्क है, स्पीड दोनों की बराबर है, लेकिन फिर भी कौन सी तेज पहुंचेगा इनमें से ये बताओ। देखो इंग्लिश और हिंदी में स्टेटमेंट में फर्क है, यहाँ पर अधिक लिख रखा था, यहाँ पे स्लोअर, तो स्लोअर की जगह क्या लिखना हमने, फास्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना बस। तो देखो पहला कथन बिल्कुल सही है कि समुद्र तट पर मैक 1 की गति से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 1 की गति अधिक होती है। इसका कारण है कि ध्वनि का वेग वायु के तापमान पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से ध्वनि की गति भी कम हो जाती है। यानी कि जैसे देखो धरती से हम जैसे जैसे ऊपर उठेंगे ना, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से साउंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। साउंड की स्पीड कम होगी तो देखो अगर कोई प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है और एक 15 किलोमीटर ऊंचा, तो नीचे वाला फास्ट हो जाएगा, ऊपर वाला स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो समुद्र तल पर अगर 1 मैक्स की गति से कोई जा रहा है तो उसकी गति होगी 1225 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर कोई 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है 1 मैक्स से, तो उसकी स्पीड रह जाएगी 1062 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ध्वनि की स्पीड जो है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मैक 1 का वास्तविक मान कम होता है, इसलिए उस ऊंचाई पर विमान धीमी गति पर भी 1 मैक प्राप्त कर लेता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो इसका प्रमुख कारण भी दिखा रखे हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनरूट टेम्परेचर, अनरूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ साउंड। और मैक नंबर क्या होता है, जो विमान की गति और स्थानीय ध्वनि की गति का अनुपात है। मैक नंबर क्या है, ये तो विमान की गति हो गई बटे में साउंड की गति उस मीडियम पर कितनी है। भाई 15 किलोमीटर पर साउंड की गति कितनी है, 0 किलोमीटर पर साउंड की गति कितनी है, धरती से ऊंचाई पर जो टेम्परेचर की वैल्यू उसके हिसाब से वहां पर साउंड की स्पीड कितनी है वो बता रखी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 में देखो कथन भी सही है और इसका कारण दोनों सही है। यहाँ पे ध्यान रखना स्लोअर की जगह क्या आएगा, फास्टर आएगा। हिंदी में सही लिख रखा, इंग्लिश में गलत है। ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया है, वन वर्ड बताना आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के मूल निवासी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एबोरिजिन्स, अबोरिजिन्स मूल निवासी। कैनिबल वो होता है जो आदमी का ही मांस खाता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी आंसर होगा एबोरिजिन्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी, इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। देखो मदर प्रेड प्रार्थना करी, तो मे गॉड ब्लेस यू, हमें याद भी है, तो मे गॉड ब्लेस यू। देखो मे गॉड ब्लेस मी तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे मी है तो यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, प्रेड करी है तो रिक्वेस्ट की वो दिखेगी, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। आ गया प्रश्न नंबर 16, इसमें दिया है 4 में से एक के अंदर प्रत्यय लगा कौन सा है। देखो तमस, इसमें है तम प्लस में से। देखो उपसर्ग प्रत्यय अलग कैसे करते हैं, देखो तमस, इसमें तम प्लस में से। तम क्या होता है, तम होता है अंधेरा, अंधेरा अंधकार, तम तिमिर, इसलिए तम एक वर्ड बन गया, से इसमें प्रत्यय लगा दिया। लाचार, लाचार में उपसर्ग लगा है ला। नादान, इसमें ना उपसर्ग लगा, ना प्लस में दान। दरअसल, दर प्लस में असर, इसमें दर उपसर्ग लगा। इन तीनों में उपसर्ग लगा, तमस में प्रत्यय लगा है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तमस। सवाल नंबर 17 देखो, एक संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर 228 है, तो संख्या का 20% क्या होगा। भैया कोई संख्या x है और उसका 1/3 यानी कि x - 3 किसके बराबर है, 228 के।
एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3x माइनस एक्स बटे 3 बराबर 228। कितना बच गया ये 2x बटे 3 बराबर 228। तो x का मान कितना आ जाएगा 228 गुणा में 3 बटे में 2 यानी कि 114 गुणा में 3। ठीक है, x का मान कितना आ गया 114 गुणा में 3। हमें इसका 20% निकालना है तो 20% निकालेंगे 20 बटे में 100 यानी कि 1/5। 114 गुणा 3 करेंगे तो 348 बटे 5। 348 बटे 5 कितना होता है 68.4। कितना हो गया 68.4। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। संख्या x मान ली, x माइनस एक्स बटे 3 ये दे रखा 228, यहाँ से x का मान निकालो, फिर उस x का 20% हमें निकालना है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 68.4। प्रश्न नंबर 18 दिया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है वेयर डज यू वांट टू गो। वेयर डज यू वांट टू गो, इसको करेक्ट करना है। देखो डू या डज लगा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, यू के साथ क्या लगेगा डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। डज लगता ही सी इट सिंगुलर या कोई नाम के साथ, तो क्या आएगा वेयर डू यू वांट टू गो। देखो वांट्स नहीं आएगा, एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसी में लगता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या एस नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 19 देखो गणित का। सवाल नंबर 19 में दिया है 7500 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 साल के बाद 8748 हो गई। इस धनराशि पर पहले की ब्याज दर से दुगुनी दर 3 साल का साधारण ब्याज बताओ। इसमें दिया है कोई 7500 रुपए थे हमारे पास और 8748 रुपए हो गए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो जो दर लगी थी ना, मान लो x लगी थी दर, मान लो अब इस दर का दुगुना कर दिया यानी कि 2x दर हो गई, और 3 साल में इस 7500 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा ये हमसे लास्ट में पूछा गया है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी दर निकालनी पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले से। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के 2 तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। एक तो जो फार्मूला है ना P = A + 1 + R/100 वो छोड़ दो। देखो 7500 रुपए दे रखा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अब देखो इसमें 7500 और 8748 ये कितने से कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 3 से भी, 4 से भी। जो संख्या 2 और 3 से कटे वो 6 से कट जाएगी। 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 7500 नहीं है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 5 30, ये आगे 1250। ये कितना बचेगा 6 कम 6 और 6 चौक 24, 6 5 30, 6 8 48, 1458 और ये आगे 1250। अभी 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अनुपात आ गया 625 अनुपात 729। अब आप ये सोचते हो भाई हमें कैसे पता है इतना कटेगा। अगर 2 साल दे रखा है तो दोनों संख्याएं लास्ट में स्क्वायर रूट बनेगी किसी का। अगर 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट बनेगी। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का। 729 किसका है भाई, हमारे पास लास्ट में बची थी 625 729। 2 साल है तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, पूरा पूरा स्क्वायर रूट जाएगा, ध्यान रखना। 25 और ये किसका है 27। अब हमारे पास सवाल बनेगा कि 25 रुपए 27 रुपए हो गए 1 साल में, तो कितने का ब्याज मिला 2 का, कितने पर 25 पर, गुणा में 100, 25 को 100, 4 दूनी 8। तो यहां से रेट कितनी आ गई हमारी 8%, दर कितनी आ गई 8%। अब इसने कहा दर का डबल, जो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो पैसा दे इसकी डबल, तो दर कितनी हो गई 8 का दुगुना 16, समय है 3 साल और रुपए कितने हैं इसे 7500 रुपए बटे में 100, इसका निकालना 0 2 0 से जो 16 दिया 48, 48 गुणा 75 करके ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो आपको सोल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 दिया है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में कौन सी योजना शुरू की गई। Which of the following scheme was launched in April 2020 to enable integrated asset verification solution for rural India? तो देखो ये स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम ये चलाई गई थी 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, उस दिन चलाई गई थी, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने चलाई थी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में स्वामित्व योजना।
अब इसको इंग्लिश में क्यों दिखाया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी स्वामित्व योजना की। SVAMITVA, स्वामित्व। एस का मतलब है सर्वे, वी का मतलब देखो फुल फॉर्म देखो, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। देखो जो गांव से है, आपको पता होगा ड्रोन से गांव की वही लाल डोरा की जमीन है वो सारी मापी गई थी। अभी कौन सा लाल डोरा कौन गांव से बाहर, तो गांव की मैपिंग की गई थी। तो यही फुल फॉर्म है, सर्वे ऑफ विलेज, गांव का सर्वे एंड मैपिंग, और उनकी मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ गांव के एरिया के अंदर। ये बात थी सारी, ये स्वामित्व की फुल फॉर्म है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। किस डिपार्टमेंट ने शुरू करी थी? पंचायती राज ने। क्या हुआ था इसके अंदर? ड्रोन की सहायता से मापा गया था। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी से गांव की मैपिंग की गई थी। प्रॉपर्टी कार्ड किसानों के, गांव के जो मालिक हैं उनकी बनाए गए थे। ठीक है, स्वामित्व योजना थी, 24 अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। 24 अप्रैल ही क्यों चुना? क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन भी उत्तर हो जाएगा स्वामित्व योजना। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारे पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में दिया है, वर्तमान में एक गांव में पेड़ों की संख्या 52,020 है। 52,020 एक गांव में जनसंख्या मान लो या पेड़ों की संख्या मान लो, वो है। और ये पेड़ हर साल 2% की गति से बढ़ रहे हैं, 2% वार्षिक दर से हर साल बढ़ते हैं। तो 2 साल पहले पेड़ों की संख्या कितनी थी ये बतानी है। 2 साल पहले पेड़ों की संख्या कितनी है ये बताओ। देखो मान लो 2 साल एक्स पेड़ थे, हर साल 2% बढ़े, यानी कि 100 का कितना हो गया? 102। अगले साल फिर 100 का 102 हो गया। 2 साल में बढ़े ना, और लास्ट में कितने बन गए आके? 52,020। एक्स का मान हमने निकालना है। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है? 52,020 गुणा में 100/102, 2 साल है ना, 100/102। ये 102 से काटेंगे तो ये 102 पे आ जाएगा 510, 510 से कट जाएगा। ये 102 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा। 5 गुणा में 100, 10,000, 5 50,000 आ जाएगा। 5 गुणा में 10,000, 50,000। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ये घटते तो 100/98 हो जाता। ठीक है, हर साल 2% घटते तो 100/98, बढ़ रहे हैं तो 102। लाभ आने वाला ना, हानि 100 में से घटती है, लाभ जुड़ता है, तो वही चक्कर इसमें भी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 50,000। प्रश्न नंबर 52 देखो, कथन और निष्कर्ष का है इसमें भी, कथन और कारण का। कथन है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में तय ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है एक स्पेशल वर्ग में। कारण क्या है कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इंग्लिश में देखो भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। इन ए पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is always found to increase from top to bottom in a group. रीजन है कि इन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो ये है पीरियोडिक टेबल का, जो रेडियस होती है आयनिक रेडियस वो हमेशा बढ़ती है ऊपर से नीचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो बढ़ती नहीं घटती है। तो कारण जो कथन जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो घटती है। लेकिन कारण सही है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ जाएगी, उनकी जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस वो बढ़ती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आमतौर पर कम होती है, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर जुड़ता है। भाई देखो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी एटॉमिक रेडियाई, तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़े आके और एक ज्यादा दूर जुड़े, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हम ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। कारण तो सही है, लेकिन जैसे रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्डिंग भी कम होगी। ठीक है, जितना दूर दूर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे बॉन्डिंग कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगी। कारण है कि रेडियस बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है कि कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें शुद्ध जो वर्तनी है कहां पर लिखी गई है? 4 शब्द, व्यर्थ, गरिमा, दोगुना और धातु। देखो व्यर्थ सही है, लेकिन धातु में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, गलत है।
इसमें व्यर्थ गलत लिखा हुआ है, इसमें व्यर्थ भी सही है, गरिमा भी सही है, दुगुना भी धातु भी सही है, इसमें गारिमा है वो गलत है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का, सही है ऑप्शन सी में व्यर्थ, गरिमा, दुगुना और धातु। 24 नंबर देखो, ये बताना है कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा। 11 का 169 कर रखा है, यानी कि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। 11 में 2 जोड़ दिया, अगली संख्या। 13 का 225, ये किसका स्क्वायर है, 15 का। 13 में 2 जोड़ दिया उस संख्या का स्क्वायर। आगे है x मान लो, और ये 361। 361 किसका स्क्वायर है, 19 का। तो मतलब इससे 2 कम संख्या क्या आएगी, 17। भाई 17 का 19 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा 17, प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। देखो ध्वनि जो साउंड मापते हैं वो डेसिबल के अंदर मापते हैं, तो कितने ऊपर का डेसिबल हम ये मानते हुए शोर है हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो वो होता है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अगर ऊपर कोई भी साउंड है तो उसको नॉइस पोल्यूशन के कारण शोर माना जाता है, नॉइस पोल्यूशन फैलाने लगता है वो 80 डेसिबल से ऊपर होती। और 110 115 डेसिबल के ऊपर वाला तो कान खराब कर देता है, बहुत नुकसानदायक है, जो डीजे वगैरह बजते हैं ना इसलिए नुकसानदायक है। ऑप्शन सी उत्तर आएगा 80 डेसिबल। आगे है प्रश्न नंबर 26। इसमें एक निश्चित भाषा में फेवरिश को लिखा गया है 29, और ये काउंसिल वर्ड है इसको लिखा गया 98, तो म्यूचुएटेड को क्या लिखा जाएगा। ये जो वर्ड है इसको लिखा गया 29 करके, इसको लिखा गया है 98 करके, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो ये दिया है FEVERISH, F है 6 पर, E 5 पर, V 22 पर, E 5 पर, ये सारे जोड़ दिए, कितना बन गया 92, लेकिन दे कितना रखा है 29, यानी कि जो जोड़ बनाने इनका उसका उल्टा लिख रखा है, 92 का उल्टा 29। ऐसे कौन सी वर्ड है COUNS, C है 3 पर, O 15 पर, U 21 पर, N 14 पर, S 19 पर, ये सारे जोड़ दिए 89 बन गया, लेकिन दे रखा 98, यानी कि इसका जोड़ का उल्टा दिया है। तो हमसे जो पूछा है म्यूचुएटेड, MUTUATED, तो M है 13 नंबर पर, U 21 पर, T 20 पर, 1 20 5 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा 84, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 48। यानी कि जो लेटर्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, उनका जोड़ करो और जो टोटल जोड़ा है उसका उल्टा कर दो, वो उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 में क्या उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन ए 48, क्या उत्तर हो जाएगा 48। प्रश्न नंबर 27 देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट है, 6 फ्रेंड है ABCDEF, एक षटभुजाकार मेज पर बैठे हैं, 6 हैं ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे मान लो, ठीक है। उसके बाद दिया केंद्र की ओर मुंह है, AF के बाएं से दूसरा है, F है मान लो, इसके बाएं से दूसरे पर A बैठा है, लेफ्ट यही होगा, सारों का केंद्र की तरफ मुंह है, तो यहाँ पे A बैठा है। B जो है वो C और D का पड़ोसी है, तो यानी कि B जो है वो C और D के बीच में बैठा है। E जो है वो D के बाएं से दूसरा है, E जो है वो D के बाएं से दूसरा है। देखो इसको ध्यान से कैसे बनाना है, 6 दोस्त हेक्सागोनल शेप है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 में देखो पहली लाइन देखो कि A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F यहाँ पे बैठा था, इसके सेकंड लेफ्ट में A बैठ गया यहाँ पे। चलो बड़ा बना लेते हैं एक बार जूम करके। B जो हो C D के बीच में है, ये ध्यान रखनी है एक लाइन, बाकी तो सारा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, F के सेकंड लेफ्ट में A बैठा है, B है वो C और D के बीच में बैठा है। अब देखो B को C और D के बीच में बैठाएंगे, अगर B को अगर C और D के बीच में बैठाते हैं तो केवल यही एक पोजीशन है, तो अगर यहाँ B आएगा तो C और D इधर आएगा, या फिर देखो ऐसे कुछ है हो गए, F यहाँ पे था, इसके सेकंड लेफ्ट में A था। अब देखो B C और D तीनों एक साथ आने हैं, तो बीच में B आएगा। अगर इधर C और इधर D लेते हैं, या फिर इधर C और इधर D, अगली लाइन है कि E है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D है, तो अगर यहाँ पर D है तो इसका सेकंड लेफ्ट में E नहीं आएगा, तो इसलिए ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे D, तो D के सेकंड टू द लेफ्ट में E आएगा, तो यहाँ पे E आ जाएगा और यहाँ पे D का D रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा A B, यहाँ पे क्या आएगा फिर C D E F, ये बैठेंगे सारे के सारे। इसने कहा कि B के फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B, B के फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन सा है, A बैठा है।
बी के बाएं चौथा कौन सा है? ए है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये बताओ कि लास्ट टर्म क्या आएगी इस सीक्वेंस में, यहाँ पे क्या आएगा। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 35 का। इसके बीच में भी अंतर 35 का, इसके बीच में भी अंतर 35 का, इसके बीच में भी अंतर 35 का। तो 1563 में से 35 घटा दो, 1553 में से 35 घटाओ, कितना आएगा? 1528। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 1528 ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ केले ₹22 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और उन्हें Y/4 प्रति केले की दर से बेच दिया, उसका लाभ बताओ। देखो ₹22 के केले खरीदे थे 12 केले खरीदे ₹22 में, तो एक केला कितने का पड़ा? Y/12 का। ये हो गई एक केले की कीमत। एक केला बेचा किसने उसमें? Y/4 में। एक देखो 12 केले खरीदे ₹22 में, तो एक केला कितने का पड़ा? Y/12 का। लेकिन एक केला बेचा कितने का? Y/4 का। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो Y/4 माइनस Y/12, एलसीएम कितना आएगा? 12। 3Y माइनस Y यानी कि 2Y/12 यानी कि Y/6। तो उसको लाभ कितना हुआ? Y/6 का। हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था कितना? एक केले का लेना, ध्यान रखना। Y/12 गुणा में 100। Y से Y कट जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 6 दूनी 12, 200%। देखो ध्यान रखना ये डबल है, 6/12 मत काट देना। हमारी इक्वेशन है ऊपर है 1/6, नीचे है 1/12। 1/6 को हम ऐसे लिखेंगे और नीचे वाला 1/12 हो घूम के 12/1 हो जाएगा, तो 2 आएगा ऊपर। 2 गुणा में 100, 200%। 50% उत्तर मत कर देना, इसे ध्यान रखना। अगर आप y के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो ये मान के चलो y की जगह हमने मान लिया 100 रुपया। 12 केले उसने 100 रुपए में खरीदे, तो एक केला कितने का खरीदा? 100/12 का। बेचा कितना? 100/4 का एक केला बेचा। तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100/4 माइनस 100/12, तो ये कितना आएगा? 300 माइनस 100, 200/12 यानी कि 100/6। ये लाभ आ जाएगा। तो ये क्या होगा? लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100/12 गुणा में प्रतिशत का 100। 100 से 100 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 गुणा में 100, 200। ये चीज ध्यान रखना, y समझ में नहीं आए तो 100 मान लेना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 30, इसमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताओ। मेरे प्राण संकट में है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री है। इसमें से कौन से वाक्य में गलती है? तो सारे गलत हैं, ऑप्शन डी सही है। केवल ऑप्शन डी वाला वाक्य शुद्ध है, ये जी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 31 है कि इसमें से विचार करें। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं, पंचकुला एक प्रशासनिक विभाग है, प्रशासनिक प्रभाग है 8। तो कौन सा सही है ए और बी में से? तो देखो इसमें प्रशासनिक प्रभाग यानी कि डिवीजन, और हरियाणा में कितने डिवीजन हमने पढ़े थे? 6 डिवीजन है। पंचकुला नहीं है भाई, पंचकुला कोई डिवीजन नहीं है। 6 डिवीजन पढ़े थे हमने, उसमें से अंबाला डिवीजन के अंदर पंचकुला एक हिस्सा था। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ना तो ए सही ना बी सही, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? Which University of India was ranked as the best Indian university in the Times Higher Education Asian University Ranking 2025? एशिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने डिसाइड करी है, उसके हिसाब से भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो वो है IISc बेंगलोर। कितने नंबर पर? 38वें नंबर पर। IISc बेंगलोर एशिया में 38वें नंबर पर, सबसे पहले पर है चाइना की कोई यूनिवर्सिटी। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी IISc बेंगलोर, और वो कितने नंबर पर है? 38 पर। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखो सूत, तनय, आत्म, ये सारे पुत्र के पर्यायवाची हैं, तीनों सही है। ईर्ष्या, असूया, मत्सर, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं,
ये भी सही है। रश्मि, अंशु, म्युक ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन देखो पाषाण भी सही है, प्रस्तर भी सही है, उत्पल गलत है। उत्पल किसका होता है? ये कमल का पर्यायवाची है। पाषाण पत्थर इसका पर्यायवाची होता है उपल, उत्पल होता है कमल का। तो ऑप्शन सी गलत है, इसमें ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इसमें तीनों शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उत्पल, पंकज, सरोज, कमल उसका पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 34 दिया है, किसी ठोस लंबवर्तीय शंकु को इसके आधार के समानांतर समतल दो भागों में इसके शीर्ष से एक तिहाई लंबवत नीचे काटा जाता है। छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात बताओ। ए राइट सर्कुलर कोन is cut into two parts, 1/3 vertical down from its apex by a plane parallel to its base। देखो कोई ऐसे शंकु है, इसकी अगर ऊंचाई h है तो यहां से काट दिया प्लेन के पैरेलल, और ये हो गया 1/3, ये होगी h/3 हाइट। मतलब कि अगर कोई शंकु है, मान लो ये, इसकी पूरी हाइट 3 है, तो एक छोटा शंकु बना दिया ऊपर का टोपी काट के, उसकी हाइट है 1। ये बताई गई है इसके अंदर। इनकी वॉल्यूम का रेशियो बताओ, छोटे वाला का बड़े में बड़े वाले का। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखो कि शंकु को अगर आधार के समानांतर काटा तो त्रिज्या भी ऊंचाई के अनुपात में ही कटेगी। ऐसे हमने काटा था, इसकी ऊंचाई 3 थी और छोटे वाले की ऊंचाई हो गई 1, तो इसकी रेडियस अगर 3 है तो रेडियस भी 1 हो जाएगी। रेडियस और हाइट का अनुपात बराबर रहेगा। तो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो छोटे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r/3, 1/3 हो गई। हाइट भी h/3, बड़े की 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/3 का स्क्वायर गुणा में 1/3। 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9 गुणा में 1/3, 9 या 27। तो छोटा बटे बड़े का आयतन, यानी कि अगर बड़े का आयतन 27 है तो छोटे वाले शंकु का आयतन 1 होगा। ये क्या रखा इसके अंदर? 1/27 ये अनुपात आएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1/27। प्रश्न नंबर 35 है, अगर कागज को मोड़ के खोले तो कौन सी आकृति बनेगी? देखो ये है लास्ट में, इसको जब खोलेंगे तो एक एरो ऐसे बनेगा, ये एक ऐसे बनेगा। जब इसको सारे को खोलेंगे तो ये बनेगा, ऑप्शन सी वाला। भाई ध्यान से देखो, ये ऐसे एरो बन गया, एक ये बन गया और एक ये भी ऐसे बन गया ऊपर नीचे का। दोनों सेम ऐसे कैसे इधर बन जाएंगे, एक ऊपर और एक इधर। ऑप्शन सी इमेज बनेगी। प्रश्न नंबर 36 है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? विटामिन ए, तो विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर। मानव शरीर में विटामिन ए, रेटिनॉल जो बोलते हैं, कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 37 है कि किस संत कवि का जन्म सिही गांव से? सिही गांव से कौन थे? सूरदास जी। सिही गांव से कौन थे? सूरदास जी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? इसके बाद क्या आ गया था? आगे नीति आयोग आ गया था। आखिरी पंचवर्षीय योजना पूछा है, सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10, 11, 12 या 13 नंबर की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मार्च 2017 में खत्म हो गई थी? तो देखो 2012 में शुरू हुई थी, 2017 में ये खत्म हो गई थी। कौन सी थी? 12वें नंबर की है। 1 अप्रैल 2012 से चली थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती, तो 2017 में खत्म हो गई थी, आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद तो नीति आयोग आ गया था, अलग सौदा चल गया था सारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 39, हरियाणा सरकार द्वारा एआई मिशन के अंतर्गत कितने युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने भाई एआई मशीन मिशन जो है उसके तहत कितने यूथ और प्रोफेशनल को ट्रेनिंग करेगी, कितनों को ट्रेन करेगी? 10,000, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000? इसका आंसर आ जाएगा 50,000, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40, हरियाणा का राजकीय पक्षी, तो वो है ब्लैंक फैंकुल, काला तितर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, काफी सारा पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मेटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रश्न नंबर 41 देखो, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम, इसकी घोषणा किसने करी? तो इसमें देखो, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए की थी। किसने घोषणा करी थी?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था उसमें करी थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है इसका स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध करवाना। किसके तहत थी ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी नई NEP 2020, उसके तहत मातृभाषा आदि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसके बारे में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना निर्मला सीतारमण आंसर हो जाएगा। कब घोषणा करी थी? 1 फरवरी 2025 को। तो प्रश्न नंबर 41 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। प्रश्न नंबर 42 ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें दिया है कि 8 मित्र हैं ABCDEFGH, एक गोलाकार मैच पर बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके भोजन कर रहे हैं। ए जो है वो F के सामने और B के दाएं ओर से तीसरे नंबर पर है। G है वो F और D के बीच में बैठा है। H है वो D के लेफ्ट साइड में बैठा है। E है वो C और A के बीच में बैठा है। तो E के सामने कौन बैठा है ये बताया। तो देखो इसकी अगर क्वेश्चन की अगर हम स्टार्टिंग करें, देखो 8 अगर लोग बैठाने हैं तो ऐसे एक स्टार मार्क बना लो, 4 2 6 और 2 8। ठीक है, ये ऐसे 8 लोग बैठेंगे ऐसे। अब इसमें देखो मैक्सिमम लोग कहाँ दिए गए, वो दिए इसमें। ए है वो F के सामने बैठा है, ए है वो F के सामने बैठा है, और थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में ए है, तो इसका मतलब बी यहाँ बैठेगा, इसका थर्ड राइट ये बनेगा, बी का राइट इधर आएगा ना, तो थर्ड राइट में ए बैठा है। ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है, ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है। तो देखो ए यहाँ है तो यहाँ भी सी आ सकता है, तो यहाँ पे ई आएगा। दूसरी क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा, यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे अगर सी हो तो भैया तो इधर बैठेंगे सी ई, या फिर इधर बैठेंगे। उसके बाद एक और चीज दे रखी है कि जी है वो एफ और डी के बीच में बैठा है। एफ और डी के बीच में देखो, अब अगर हम इधर बैठा देते हैं सी और ई को इधर बैठाते हैं, तो एफ और डी के बीच में बैठा है कौन? जो है ना जी है वो एफ और डी के बीच में, तो एफ और डी के बीच में तो इधर तो जगह ही नहीं बची, ये जगह बची, इधर एफ और डी के बीच में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी और ई जो आएंगे वो लेफ्ट साइड में ही आएंगे, सी ई जो है वो इधर ही आएंगे, इधर सी ई नहीं आ सकते, क्योंकि इधर क्या आएगा, एफ और डी, इसके बीच में बैठ गया जी। आगे है एच है वो डी के लेफ्ट में है, तो डी के लेफ्ट में एच इधर बैठेगा। ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी। इसने पूछा है हुई सीटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन बैठा है, जी। ई के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है। ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सीटिंग अरेंजमेंट में वो वाली लाइन उठाओ जो मैक्सिमम यूज है। देखो इसमें है ए एफ और बी, एक साथ 3 बंदे बैठाएंगे। फिर एक लाइन दे रखी है एफ और डी के बीच में जी है, ए और सी के बीच में ई है, इन दोनों को बैठाओ। क्योंकि हमारे पास ए की लोकेशन पता है, हमें एफ की पता है, इस हिसाब से शुरू करना है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ई के सामने जी बैठा है। प्रश्न नंबर 43 है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा दिल्ली के सल्तनत खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। अलाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। कहां पर है ये? जो कुतुब मीनार है ना, उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वहां पर है ये। ठीक है, कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार के पास ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, आगे कुतुब मीनार में, उसके दक्षिण प्रवेश द्वार है, वहां पर है ये अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में बनवाई थी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 44 देखो, कल रात को बहुत शोर मचाया आपने, ये तो आएगा आपने या फिर तुमने, लेकिन उन्होंने ये सही है। कल रात को उन्होंने बहुत शोर मचाया, आप नहीं आएगा, आपने आएगा, तुम नहीं आएगा, तुमने आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए और डी नहीं आएगा, ऑप्शन सी उत्तर आएगा, उन्होंने। 45 है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? देखो 4 ऑप्शन है, इनमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उद्गम, तो उद्गम को ये है उद प्लस में गम, उद उपसर्ग लगा हुआ है। पराकर में पल प्लस आक्रमण पर उपसर्ग लगा है। अतियुक्ति में अति प्लस में युक्ति, अति उपसर्ग लगा है। लेकिन भिक्षुक में कोई उपसर्ग नहीं है, भिक्षुक में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा।
भिक्षुक शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 46, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? कौन कौन से अक्षांश के बीच में हरियाणा है? हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज ध्यान रखना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अक्षांश है उत्तरी अक्षांश, देशांतर है पूर्वी देशांतर। पेपर में ये चीज बहुत कंफ्यूज करने के लिए देता है। आपने ये रख लिया 74 28 73 36, पूर्वी देशांतर ये वाला जरूर ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है हरियाणा की लोकेशन। तो इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशन यूज करनी है। कालिम्स बिहेवियर इज सुपरवर्जिव ब्लैंक डिसिप्लिन। तो सुपरवर्जिव ऑफ ये प्रीपोजिशन है, जो फ्रेज है सुपरवर्जिव ऑफ का मतलब है कि खत्म कर देना, किसी चीज का विनाश कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, हरियाणा सरकार ने किस पूजा स्थल बोर्ड को मंजूरी दी है? भाई यहाँ पे एक श्राइन बोर्ड बना, जैसे माता मनसा देवी बोर्ड है इस हिसाब से, तो कौन सा एक नया पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया हरियाणा सरकार ने? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम शुक्लाना धाम पूजा स्थल विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। कहाँ पर? खाटू श्याम, जो बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम है, जो उस बोर्ड को मंजूरी दी है, पूजा स्थल बोर्ड को। हरियाणा में पहले कहाँ का है? माता मनसा देवी पंचकुला में, शीतला माता गुड़गांव में है, कपाल मोचन यमुनानगर में है। यहाँ पर ये पहले श्राइन बोर्ड बना चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वहां पर उसी के ऊपर आधारित है ये। यहाँ प्रत्येक एकादशी को जागरण और फागुन मास की एकादशी और द्वादशी पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा बाबा श्री खाटू श्याम शुक्लाना धाम। प्रश्न नंबर 49, ये आकृति पूरी करनी है। कौन सी आकृति आएगी? इमेज पूरी हो जाए इनमें से। तो देखो ड्रॉ करो, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, तो ये उल्टी दे रखी है, ये भी उल्टी दे रखी है, यानी कि सी और डी में से एक। अब देखो अंदर जो ट्रेंगल सी बनी हुई है, ये ट्रेंगल ऐसे बनी हुई है, ये इधर, ये भी उल्टी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो इसमें भी मुंह कैसे आएगा? बाहर की तरफ आएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाली आएगी। अगर ये इमेज लगाते तो इसका सेंटर की तरफ मुंह आएगा, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 50, वेन डायग्राम बनाना है। तीनों के बीच में रिलेशन है मैन फादर ब्रदर। देखो फादर और ब्रदर दोनों आदमी होंगे, ठीक है, तो ये आदमी हो गया। अब जो बाप है वो भाई भी हो सकता है, और जो भाई है वो किसी का बाप भी हो सकता है, ऑप्शन सी बनेगा। देखो पहली बात तो आदमी, पिता और भाई दोनों पुरुष मिलेंगे, तो ये पुरुष हो गया बाहर। अब जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, और जो भाई है वो किसी का पिता भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन था? 17 जनवरी 2004 और 10 अप्रैल 2013। देखो 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 2005 को सोमवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2004 है वो लीप ईयर है। ध्यान रखना, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। लीप ईयर क्या होता है? तो 4 से भाग हो जाए, और बाकी साल में एक ही दिन बढ़ेगा। तो 2004 से 2 जोड़ेंगे, शनिवार से सोमवार हो गया, 2006 को मंगलवार, 2007 को बुधवार, 2008 को बृहस्पतिवार। अब 2008 लीप ईयर आ गया, तो इसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे, शनिवार हो जाएगा 2009 को, 2010 को इतवार, 2011 को सोमवार, 2012 को मंगलवार, 2013 इसमें फिर 2 दिन जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2012 क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। 2004, 2008, 2012 तीनों लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 2 दिन जुड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 17 जनवरी 2013 की हमने डेट निकालनी, बृहस्पतिवार आ गया। लेकिन हमने निकालनी कब की है? 10 अप्रैल 2013 की। तो 17 जनवरी 2013 से लेकर 10 अप्रैल तक के दिन गिनो। अब 17 जनवरी 2013 को बृहस्पतिवार हो गया। अब 17 जनवरी कितने दिन रह गए? जनवरी में 31 दिन होते हैं। 17 जनवरी वाले कितने दिन हो गए? 14 दिन जनवरी के। फरवरी के 28 दिन रह गए पूरे के पूरे। 31 दिन मार्च के रह गए, और 10 दिन अप्रैल के। ये सारे जोड़ो, उनको 7 से भाग दे दो। सारा जोड़ के जब 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। 6 शेष यानी कि 6 दिन बाद का।
तो 17 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो उसके 6 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो 17 जनवरी 2013 को 10 अप्रैल 2013 को क्या वार होगा? बुधवार। तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा बुधवार। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नॉलेज हब 7900 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 52। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? हरियाणवी गिद्दा, देखो गिद्दा किसका नृत्य है? पंजाब का है, ये ध्यान रखना। कहाँ का लोक नृत्य? गिद्दा पंजाब का। और हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झूमर नृत्य को। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति, उसके संबंध में 4 स्टेटमेंट है, 3 सही है, 1 गलत, वो बतानी है। देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, बिल्कुल सही है। उसके लिए आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ये भी सही है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो इसको इलेक्टेड मेंबर्स चीज करते हैं राज्यसभा लोकसभा से मिलकर, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, भी ध्यान रखना। लेकिन पहली स्टेटमेंट पढ़ो भाई, आपको तीसरी नहीं आ रही वो छोड़ो, लेकिन पहले में लिख रखा कि वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, गलत। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति, ये कितनी भी बार बन सकते, कोई फिक्स नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार ही बनेगा। भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन जाओ, कितनी बार उपराष्ट्रपति बन जाओ, कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली स्टेटमेंट गलत है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए उत्तर होगा। सवाल नंबर 54 दिया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो ये काटो, 18 छिक 108, 15 चौक 60, कितना बन गया? 1/24 गुणा में एक्स बराबर 19। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 19 गुणा में 24। अब गुणा कर लो भाई, 240 बनेगा, 24 दूनी 48, यानी कि 480 से 24 कम, यानी कि 456। 456 उत्तर, 19 गुणा 24 आएगा 456। प्रश्न नंबर 55 दिया है कि किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन सा गलत दिया है जोड़ा? देखो, हरण का मतलब होता है चुराना, हरिण ये होता मृग, हिरण जो होता है ना हिरण, ये हरिण नहीं हिरण आएगा, गलत हो गया, ये हिरण आएगा, हिरण होता मृग, सही है बिल्कुल। स्रोत का मतलब होता धारा, ठीक है, और स्रोत का मतलब होता कान। द्रव होता है तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड बोलते हैं, और द्रव्य होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु, धन वस्तु। लेकिन देखो ऑप्शन सी देखो, चीर और चीर, इसमें छोटी सी गलती क्या है? ई की मात्रा का फर्क है। तो ये जो चीर होता है ना, इसका मतलब होता वस्त्र, और इस चीर का मतलब होता दीर्घकाल, ये उल्टे दे रखे हैं। चीर और चीर का अर्थ होगा उल्टा इसका, चीर वस्त्र और चीर दीर्घकाल, इसलिए ऑप्शन सी गलत दिया है, ये उल्टे दे रखे हैं, बाकी सही है। प्रश्न नंबर 56 देखो, हड़प्पा घाटी सतलों में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? देखो, चारों हरियाणा के, बेडाना, राखी गढ़ी, बनवाली और कुनाल। सबसे पुराना, देखो सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, म्यूजियम बनाया हुआ है यहाँ पे हड़प्पा काल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है राखी गढ़ी हरियाणा का। लेकिन इसमें पूछा सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना हड़प्पा कालीन स्थल वो है बेडाना, फतेहाबाद के अंदर। बेडाना फतेहाबाद, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 56 का। प्रश्न नंबर 57 देखो, अल्फा कैरोटीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन, देखो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पशुओं में पाया जाता है, नाखून के अंदर, ठीक है, बाल के अंदर, त्वचा के ऊपर भी होता है ये, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है नाखून और बाल में। और बाल, देखो भेड़ है, भेड़ के ऊपर बाल, उनसे क्या बनती है? ऊन। तो देखो इसमें एक ऑप्शन ऊन दिया है, तो ऊन इसका उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में मान लो ऊन नहीं है, तब हमें चमड़ी उत्तर लगाना है, लेकिन सबसे ज्यादा अल्फा कैरोटीन हमारे नाखून और बाल में मिलता है पशुओं के, तो बाल यानी कि ऊन में, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। ऊन के अंदर अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता, कई बार पेपर में आ चुका। अब अगर कोई तुक्का लगाएगा, कोई चमड़ी लगाएगा, कोई अंडा, कोई रक, ऊन तो कोई सोच नहीं सकता, लेकिन ऊन में अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 58 है कि मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य ने शुरू करा था? मिड डे मील, दोपहर बच्चों को भोजन कराते स्कूल में, सबसे पहले किस सरकार ने शुरू करा था, किस राज्य में शुरू हुआ था?
तो मिड डे मील शुरू करा सबसे पहले तमिलनाडु ने। तमिलनाडु का सीएम था के कामराज, 1956 में इसको शुरू करा था। 1956 तमिलनाडु के कामराज ने शुरू करा था। और पूरे देखो 1956 में ये शुरू हुआ था मद्रास यानी कि तमिलनाडु में। पूरे भारत में कब से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1995 से। 15 अगस्त 1995 से इसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया पूरे भारत में। सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था 1956 से। तो प्रश्न नंबर 58 का क्या उत्तर हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन सी करके। प्रश्न नंबर 59, पित्तल किसका मिश्रण है? पित्तल, तो देखो पित्तल को याद रखने का सीधा सा फार्मूला पिताजी। पिताजी याद रख लेना। पी मतलब पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। तांबा और जिंक। तांबा होता है 70%, जिंक होता है 30%। पित्तल होता है तांबा और जिंक। तांबा होता है 70%, 30% जिंक होता है। कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर, झज्जर। ठीक है, यहाँ पर चारों जगह थर्मल पावर प्लांट है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 है कि सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक सिख धर्म को मानने वाले हैं? करनाल, मेवात, सिरसा और रोहतक। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा में सिख पंथ को मानने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति जो सिख धर्म के हैं वो सिरसा जिले के अंदर। सिरसा जिले के अंदर सबसे पहला उत्तर आएगा सिरसा, फिर आएगा करनाल। तो हमें ऑप्शन सी उत्तर लगाना सिरसा जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 62 है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 790, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मेटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 63, करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? करनाल, तो करनाल को कहते हैं पेरिस ऑफ हरियाणा। करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? पेरिस ऑफ हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। सवाल नंबर 64 देखो, काफी अच्छा सवाल है ये। m और n एक दूसरे के इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रम अनुपाती, यानी कि m बढ़ेगा तो n घटेगा, n घटेगा तो m बढ़ेगा। जब m का मान 20 था तो उस समय n 70 था। तो जब n का मान 50 होगा तो m कितना होगा? देखो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो हमको कांस्टेंट मान लेते हैं k गुना में 1/n। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान लगा तो k कोई कांस्टेंट मान लिया, तो m हो गया k/n। शुरू में दे रखा है कि जब m का मान 20 है तो n का मान 70 है, तो m की जगह 20 रख दिया, n की जगह 70। यहां से जब k की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 20 गुणा 70 1400 आ गई। ठीक है, मेन इक्वेशन हमारी ये है m बराबर k/n, k का मान आ गया 1400। उसने दिया कि जब n का मान 50 हो तो m की वैल्यू बताए, तो n की जगह 50 रख दे इक्वेशन में। k का मान 1400 आ गया कांस्टेंट, तो m कितना आएगा? 1400/50 कितना? 28। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। तो प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर 65 दिया है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? चंगेज खान एक मंगोल आक्रमणकारी था, तो इसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था अटैक करने। तो उस समय भारत पर किसका राज था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था चंगेज खान, 1221 में आया था। सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था, उत्तर पश्चिमी सीमा यानी कि सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। 1221 में चंगेज खान ने राजकुमार जलालुद्दीन मिंग बुर्गु का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी, इससे भारत दिल्ली सल्तनत एक बड़े मंगोल विनाश से बच गया। भाई चंगेज खान एक सुल्तान था, जलालुद्दीन उसका पीछा करते हुए आया था। अगर इल्तुतमिश इसको अपने पास रख लेता तो चंगेज खान अटैक करता, तो इसलिए इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी, इसलिए चंगेज खान यहीं से वापस चला गया और अटैक नहीं किया। 1221 की बात है ये, इल्तुतमिश शासक था। तो प्रश्न नंबर 65 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सवाल नंबर 66 देखो, सोना एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है, तांबा एल्यूमिनियम से 5 गुना भारी है, एल्यूमिनियम से 8 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए
किस अनुपात में सोना और तांबा मिश्रण करना होगा। इस प्रश्न में एक चीज ध्यान रखना, सारी चीजें एल्यूमिनियम से भारी दे रखी है, एल्यूमिनियम से ही भारी दी गई है सारी, ठीक है। 12, 5 और 8। तो देखो गोल्ड और कॉपर, गोल्ड दे रखा 12 गुना भारी और कॉपर दे रखा है 5 गुना भारी। हमें ओवरऑल मिश्रण चाहिए 8 गुना भारी। तो इन दोनों कितने अनुपात में, तो 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3। तो सीधा उत्तर आ जाएगा 3:4। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एल्यूमिनियम से भारी दे रखी है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। सवाल नंबर 67 देखो, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 12 महिलाएं 6 दिन में 15 खिलौने बना सकती है, तो प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 10 महिलाएं 20 खिलौने कितने दिन में बनाएंगी। फार्मूला लगेगा MDH/W, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, आदमी कितने दिन में कितने घंटे काम करके क्या उत्पाद बना रहे हैं वो। तो देखो अब इसमें पहले दे रखे हैं 12 महिलाएं 6 दिन में काम करती है, डेली 8 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाती है, 15। दोबारा है 10 महिलाएं हैं, डेली x दिन काम करती हैं और 12 घंटे, x दिन में 12 घंटे डेली काम करती, कितने खिलौने बनाना है, 20 खिलौने। x का मान निकालना है, ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 5 चौक 20, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32/5, 32/5 यानी कि 5 × 30, 6.4। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। आर पार गुणा करके काटना है भाई, 12 × 6 × 8/15 बराबर 10 महिलाएं x दिन में 12 घंटे डेली काम करते हुए कितने खिलौने बनाएगी, 20। इसके बराबर करना है, x का मान यहाँ से निकालना है, काट पीट के x का मान आ जाएगा 6.4। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 देखो, ध्वनि तरंगे क्या कर सकते हैं, साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के बारे में बताना है। वे वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, केवल ठोस में ट्रेवल कर सकती है, गैस में ट्रेवल कर सकती है, या फिर ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। तो देखो ध्वनि तरंगों की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ध्वनि तरंगे हमेशा एक मीडियम चाहिए इनको ट्रेवल करने के लिए, तो वैक्यूम में तो ट्रेवल कर नहीं सकती। ध्वनि तरंगे सॉलिड में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड में भी चल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में, उनको मीडियम चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो होती है सॉलिड के अंदर। साउंड वेव सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा, ये फिलहाल ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। 69 नंबर बताओ, असंगत पर्यायवाची। जैसे त्योहार का मतलब होता है जलसा भी, इसका पर्यायवाची सही है। एकांत मतलब सुनना, इसका पर्यायवाची है। मदद मतलब उपकार करना, सहायता करना, ये भी सही है। अंगराज और देवदारू ये अलग अलग है। अंगराज है सूर्यपुत्र या फिर कर्ण, इसको अंगराज कहा है। देवदारू ये होता है परिजात वृक्ष को, परिजात वृक्ष या फिर कल्पतरु उसको। तो ऑप्शन सी वाले अलग हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 70 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की शक्ति प्रदान देता है। यानी कि क्या पूछा गया है कि गवर्नर किस अनुच्छेद के तहत, अगर राज्य में भाई विधानसभा नहीं चल रही तो उस समय कोई भी अध्यादेश पारित कर सकता है। गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है स्टेट के अंदर, किस अनुच्छेद के तहत वो पारित कर सकता है, वो अनुच्छेद बताना है। देखो भारत संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यह अधिकार राज्यपाल को तब मिलता है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में ना हो, ठीक है। यानी कि कब होगा, विधानमंडल जो विधानसभा हो सत्र में ना हो। अध्यादेश कानून के बराबर ही होता है, लेकिन अध्यादेश को सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसको जो मीटिंग जो विधान परिषद होता है, विधानमंडल, इसके द्वारा पास करना जरूरी है। 6 सप्ताह वैलिडिटी होती है अध्यादेश की, इसको पास करना जरूरी है राज्य विधानमंडल द्वारा सत्र शुरू होने के। वैसे वैलिडिटी होती है 6 महीने, ये ध्यान रखना, 6 महीने वैलिडिटी होती है, अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड रहेगा। लेकिन जैसे विधानमंडल शुरू हो गए तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसको पास करना जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213, ठीक है, 213 ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 71, भारत और यूरोपियन यूनियन व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? दूसरी वाली बैठक, इंडियन और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग, दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी फरवरी 2025 के अंदर। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 दिया है, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सोनीपत, करनाल, पानीपत या फिर अम्बाला? तो देखो, हरियाणा में प्लास्टिक पार्क पानीपत और करनाल जिले में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पानीपत और करनाल, पानीपत में 75 एकड़ में और करनाल में एग्री प्लास्टिक पार्क के रूप में इसे विकसित करना है। देखो, एग्रीकल्चर प्लास्टिक पार्क ये बनेगा करनाल में और सिंपल प्लास्टिक पार्क बनेगा पानीपत के अंदर। हालांकि है दोनों ही पानीपत प्लास्टिक पार्क। पानीपत प्लास्टिक पार्क ये है पानीपत औद्योगिक स्टेट में रिफाइनरी के नजदीक 75 से लेकर 220 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करना। और करनाल में है करनाल एग्री प्लास्टिक पार्क। दोनों ध्यान रखने हैं। उत्तर हो जाएगा इसका पानीपत प्लास्टिक पार्क। तो प्रश्न नंबर 72 का उत्तर क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पानीपत के अंदर है नया प्लास्टिक पार्क। प्रश्न नंबर 73 है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन हरियाणा में कहां पर स्थापित है? सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जब तो था ये दिल्ली के अंदर। लेकिन 1962 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। तो कहां पर है फिलहाल? चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। CSIO का जो ऑफिस है वो चंडीगढ़ के अंदर है। ऑप्शन ए उत्तर होगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 74 देखो, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मस्टर्ड गैस एक बहुत बड़ा केमिकल है। एक बार डिटेल में देखते दोनों चीजें, इसके बारे में फार्मूला क्या है, कहाँ यूज होती है। देखो, केमिकल फार्मूला देख लो पहले तो मस्टर्ड गैस का, C4H8Cl2S। इसके अंदर सल्फर भी लगा, लास्ट में क्लोरीन भी। डायरेक्ट जो फार्मूला हम लिखेंगे पहले क्लोरीन, फिर CH2 फिर क्लोरीन, अच्छा ट्वाइस इसका, अब फिर सल्फर। ठीक है, क्लोरीन फिर CH2 इस सारे का होल ट्वाइस और फिर सल्फर। लास्ट में सल्फाइड इसका नाम है 22 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक है, ये इसका नाम है मस्टर्ड गैस का। अब यूज का होती है वो देखो। तो मस्टर्ड गैस एक विषैली रासायनिक गैस है। इसका उपयोग युद्ध में फफोले पैदा करने वाले हथियार के रूप में और कैंसर कीमोथेरेपी दवाओं के आधार के रूप में किया गया था। यानी कि अगर मस्टर्ड गैस टच कर जाए तो केमिकल हथियार इतने बनते हैं, फफोले हो जाएंगे सारे शरीर में। इसका प्रयोग युद्ध के अंदर किया गया था, पहले विश्व युद्ध में। मस्टर्ड गैस का पहला विश्व युद्ध 1917 में बेल्जियम के पास हुआ था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में और फिर 1980 में ईरान इराक युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का प्रयोग नहीं किया, मतलब युद्ध में तैनात कर लिए गए थे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले दूसरे विश्व युद्ध और ईरान इराक की लड़ाई में भी हुआ था। हालांकि देखो, लिम्फोमा जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए नाइट्रोजन मस्टर्ड दवाएं के विकास को प्रेरित किया है। ये भी ध्यान रखना, इसका यूज भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है इसका केमिकल वेपन के दौरान। ठीक है, युद्ध में केमिकल वेपन के रूप में फफोले पैदा कर देता शरीर के अंदर ये। तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, केमिकल वॉर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 75 है, कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन के विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन के विवाह के समय उसको बोलते हैं दिमच। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, मानव जीनोम का अनुकरण सफलतापूर्ण किया गया। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो कब सक्सेसफुली कब की गई? तो मानव जीनोम का पहला सफल अनुकरण 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 के अंदर ये किया गया था, ध्यान रखना। शुरुआत हुआ था ये अक्टूबर 1990 से और सफलता की डेट हुई थी 14 अप्रैल 2003 को। देखो 2003 और किसी भी ऑप्शन में 2003 नहीं, ध्यान रखना, सारे ऑप्शन गलत है, 2003 इसका उत्तर आएगा, ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 73 है कि कौन सा पादप हार्मोन फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? प्लांट हार्मोन। देखो, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पौधे में जो फ्रूट होते हैं वो कैसे पकते हैं? तो इथाइलिन से। क्या आएगा? इथाइलिन। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा।
78 देखो कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों को मदद के लिए किस नाम से नई वेबसाइट लॉन्च करी है? हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज लॉन्च्ड ए न्यू वेबसाइट, क्या नाम है उसका? तो देखो इसका नाम की शॉर्ट फॉर्म है एच फॉर हरियाणा, एस फॉर स्टेट, एन फॉर नारकोटिक्स, सी फॉर कंट्रोल, बी फॉर ब्यूरो, HSNCB.in, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 79 देखो कौन सा एक जैव उर्वरक है? बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर है अजोला। ठीक है, एक्वेटिक फर्न होती है ये, एक्वेटिक फर्न इसको कहा जाता है अजोला को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें है कि देखो दो सेंटेंस है, आई बोट ए न्यू कार, इट इज वेरी फास्ट। जैसे हिंदी में हम करते हैं, दो वाक्य दे रखे हैं, उनको मिलाना है, दो वाक्यों को मिला के एक वाक्य बनाओ। ऐसे दो सेंटेंस हैं, इसको जोड़कर एक वाक्य बनाओ। तो देखो आई बोट ए न्यू कार और ये बहुत तेज है, तो इसका मतलब क्या आएगा? ऑप्शन सी, आई बोट ए न्यू कार दैट इज वेरी फास्ट। मैंने एक नई कार खरीदी जो बहुत तेज चलती। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। 81 अटैक। अटैक का सिनोनियम बताना है। अटैक मतलब आक्रमण करना, हमला करना, यानी कि इन्वेड करना। इन्वेड और अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना किसी पर। वार तो होता है युद्ध, डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इसका। 82 क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न नंबर 82, भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे पहले चलन आरंभ करने वाले कौन थे? यानी कि सिक्कों के ऊपर फोटो छापने वाले, तो वो कौन थे? वो थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। आगे प्रश्न नंबर 83 कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किन के लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है? देखो वृद्धावस्था पेंशन अलग मिलती थी, विधवा पेंशन वो सारी अलग है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने करी कि जो भी 60 साल के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उनको भी अब हरियाणा सरकार पेंशन देगी। ये हरियाणा सरकार ने नई घोषणा करी है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें है फिल इन द ब्लैंक, द पेन आई ब्लैंक 5 years ago इज स्टिल राइटिंग वेल। इसमें कहा है कि मैं जो 5 साल पहले जो पेन खरीदा था वो अभी भी अच्छे से चल रहा है। तो देखो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एगो है तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा। हैज है ये प्रेजेंट किट है, प्रेजेंट परफेक्ट में। बाई है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगती है, तो क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये किस में होती है? पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन बी, द पेन आई बॉट 5 years ago इज स्टिल राइटिंग वेल। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 दिया है, गाजर मूली समझना मुहावरे का क्या अर्थ है? गाजर मूली समझना है कि किसी को छोटा समझना, कुछ भी मत समझना, तुच्छ समझना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। 86 नंबर है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? जो पोल्ट्री फील्ड होते हैं उनकी बीमारी, जैसे जो मुर्गी पालन करते हैं ना, उनमें रोगों को जांच के लिए एक लैब बनाई गई थी कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास। तो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1988-89 के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 86 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो ये हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा में 90 सीटें विधानसभा की, उसमें से 17 सीटें हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। 17 में से इनमें से 3 ऑप्शन दे रखा है, जैसे बड़ौदा, झज्जर, बावल, ये सारी एससी के लिए रिजर्व है। नारनौल की सीट है, ये एससी के लिए रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना। 90 में से 17 सीट रिजर्व है हरियाणा की एससी कैटेगरी के लिए। तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा नारनौल, जो रिजर्व नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 88, और प्रश्न नंबर 88 में क्या दिया है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? जो ठंडे देश हैं उन पर हम मरकरी की जगह अल्कोहल का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर में मापने के लिए। तो हम अल्कोहल का प्रयोग क्यों करते हैं, मरकरी का यूज क्यों नहीं करते? तो इसका कारण है कि ठंडे देशों में थर्मामीटर में मरकरी के स्थान पर अल्कोहल को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी की तुलना में बहुत कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट है अल्कोहल का, वो मरकरी की तुलना में कम होता है। मरकरी यानी कि -38 डिग्री पर जम जाती है,
लेकिन अल्कोहल -114 डिग्री या उससे भी कम तापमान पर जमता है। इसलिए जो ज़्यादा ठंडे देश है जहाँ पर सिर्फ बर्फ पड़ती है, वहाँ पर हम थर्मामीटर के अंदर मरकरी की जगह पर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 का क्या उत्तर हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लोअर। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 88 नंबर का। प्रश्न नंबर 89 क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं या फिर बैटरी बोलते हैं या फिर गैल्वेनिक सेल भी उसको बोला जाता है। गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, बैटरी भी बोल देते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। प्रश्न नंबर 89 का। प्रश्न नंबर 90 है कि यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से सीमा नहीं बनाती? किस जिले से? देखो यमुना नदी यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद पानीपत, सोनीपत और करनाल और आगे फिर ये दिल्ली में चली जाती है। इधर से दिल्ली के बाद वो लास्ट में आगे पलवल की साइड चली जाती है। तो इसमें से रोहतक आएगा। रोहतक में यमुना नदी कोई कनेक्शन नहीं रोहतक से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 90 नंबर का। 91 नंबर का है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? कॉमर्शियल रूप में कौन सी ऊर्जा को हम कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते? देखो कॉमर्शियल में पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर गैस है, नेचुरल गैस है, लेकिन बायोगैस नहीं है। बायोगैस एक कॉमर्शियल सोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। लिमिटेड सोर्स है, कॉमर्शियल सोर्स यानी कि बड़े उद्योग क्षेत्र में बड़े लेवल पर। प्रश्न नंबर 92 है कि कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देखो ये सारे के सारे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला ये स्टील पावर प्लांट दे रखे, स्टील प्लांट दे रखे हैं। कौन सा कहां पर है? 3 सही है, 1 गलत है, वो बताना है। तो इसमें देखो भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा के अंदर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 नए लो इस्पात यानी कि स्टील जो कारखाने वो बनाए गए थे सोवियत संघ के सहयोग से 1959 में भिलाई के अंदर, दुर्गापुर या ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाए गए थे। तीनों ध्यान रखने हैं। तो इसमें से देखो पहले वाला गलत है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा सही है। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा। ऑप्शन ए गलत दिया है इसमें। 93 नंबर है इनमें से असंगत बताना है, अलग कौन सा है? देखो यू के बाद बी और सी, वाई के बाद जेड, पी के बाद क्यू, यहाँ के बाद जी के बाद एन दे रखा जो गलत है, ये गलत है। जी के बाद एम दे रखा, ये गलत है सीधा सा, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है। पी के बाद क्यू, वाई के बाद जेड, बी के बाद सी, लेकिन जी के बाद एम दे रखा जो गलत है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 94 है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ की। ए और ए के ऊपर ऐसे छोटा सा जीरो ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ए के ऊपर जीरो ऐसे हम लिखते हैं, वेवलेंथ की यूनिट होती है। ऑप्शन ए उत्तर होगा। 95 है एलिविएट। एलिविएट का क्या मतलब है? एलिवेट का मतलब है किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना, किसी चीज का किसी जख्म के प्रभाव को कम करना। इसका एंटोनियम उल्टा बताना है तो वो एग्रावेट यानी कि बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा करना किसी चीज का। भाई जो चीज उकसाना, किसी चीज को तेज करना और तीव्र करना और बढ़ा देना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। एलिवेट का उल्टा हो जाएगा एग्रावेट। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 96 देखो, 10 60 डिग्री -10 15 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 60 10 15। सीधा सीधा देखो 10a - 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, और एक इसका फार्मूला होता है 10a - b का। 10a - b होता है 10a - 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। तो 10a है 60 डिग्री और b है 15 डिग्री। 60 - 15 45 डिग्री। तो क्या बचेगा? ये 10 45 डिग्री। 10 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। 10a - b का फार्मूला 10a - b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। 97 नंबर है, ये डायरेक्शन का सवाल है कि नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला। देखो डायरेक्शन का सवाल बाद में पढ़ना, पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब देखो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला, पूर्व इधर है, इधर चल दिया 1 किलोमीटर। एक चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मतलब नीचे मुड़ गया, और अब चल दिया 500 मीटर। तो नैन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल की इस दिशा में, देखो नैन यहां से चला था और इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट बताना है, यानी कि ये वाला पॉइंट।
ये कौन सा पॉइंट है? साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट पॉइंट ये बनेगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा। 98 नंबर का है, 98 नंबर में दिया है कि सी के पुत्र हैं एफ और जेड। सी है, इसके दो बेटे हैं, एक एफ है और एक जेड है। जेड का विवाह वी से हुआ, जेड की पत्नी का नाम है वी। तो वी का एफ से क्या संबंध है? तो एफ की वी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। भाई भाई की घरवाली क्या लगेगी? भाभी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, भाभी। 99 नंबर का है, फाइंड द सेंटेंस विच इज करेक्ट। 4 सेंटेंस हैं, 3 गलत है, 1 सही है। 2 and 2 makes 4, ये कहावत है, ये पेपर में कई बार आता है। ये मेक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेक। 2 and 2 make 4। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स, आर नहीं आएगा, यहाँ पाएगा इज। देखो, विद, अलोंग विद, इनके साथ जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो द चेयरमैन विद द डायरेक्टर इज टू बी प्रेजेंट, यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। इसमें मेक आएगा, इसमें आएगा इज। तीसरा सही है। चौथा देखो, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, हैव फॉलन नहीं आएगा। देखो, एज वेल एज, अलोंग विद, यहाँ पे क्या आएगा? हैज। ही एंड आई वर प्लेइंग, ये बिल्कुल सही है। एम नहीं आएगा, आई वर ही आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही दिया गया है इसके अंदर। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मेट आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आखिरी प्रश्न है, ले कहां पर है? ले, तो ले जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हरियाणा ग्रुप डी के लिए। 100% करे हैं, सभी का डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है 1 by 1 करके। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफी सारा स्टडी मेटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तो आज की क्लास में फिलहाल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 ही था। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ जरूर मिलेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।